हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल कोर केमिस्ट्री क्लासेस। मेरा नाम है मानस कुमार सिंह एंड दिस इज लेक्चर नंबर 8 ऑफ चैप्टर स्टोइकियोमेट्री, जिसे हम मूल कंसेप्ट भी कहते हैं। अच्छा, आई हैव ऑलरेडी मेंशन्ड इन द प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स एज वेल, और आई एम मेंशनिंग इट नाउ हियर आल्सो। अगर आपको इस चैप्टर से रिलेटेड आप पढ़ते वक्त किसी भी प्रकार का डाउट होता है, यू कैन आस्क इट in the comment section and I'll try to answer it as early as possible. दूसरी बात, अगर आप किसी स्पेसिफिक चैप्टर के वीडियो लेक्चर्स पहले चाहते हैं तो यू कैन ऑल्सो सजेस्ट इट टू मी in the comment section and I'll try to bring the video lectures of that chapter on priority basis. ठीक है? So without wasting any further time, let us start our lecture for today. स्टोइकोमेट्री हम लोग पढ़ रहे थे। लास्ट क्लास हमने स्टोइकोमेट्री में मोल्स के फॉर्मूलाज को पढ़ लिया था। इसे एक बार फिर से समराइज अगर करें तो हमने पढ़ रखा है कि मोल्स के लिए वी हैव टू फॉर्मूलाज, एक तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर, और दूसरा जो फॉर्मूला है दैट इज नंबर ऑफ गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो दो फॉर्मूलाज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। ये क्या है? ये है नंबर ऑफ पार्टिकल्स और ये हो गया एवोगाड्रो नंबर। दिस इज एवोगाड्रो नंबर, जो कि ये हो गया गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो इतने फॉर्मूलाज वी हैड ऑलरेडी डिस्कस्ड। अब आज के क्लास में हम लोग बात करेंगे, अच्छा इसके ऊपर क्वेश्चंस भी वी हैड ऑलरेडी डिस्कस्ड। कुछ क्वेश्चंस और जैसे हम लोग ले सकते हैं, जैसे एक क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद बढ़ेंगे अगले वाले टॉपिक पे, यानी थर्ड फॉर्मूला फॉर कैलकुलेशन ऑफ मोल्स। जैसे एक क्वेश्चन करते हैं, फाइंड द मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट which contains 1.2 into 10 के पावर 24 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। हम ले लेते हैं ये सवाल। नाउ वी हैव टू आंसर दिस क्वेश्चन कि भाई कितने एटम्स होंगे, क्या मास होगा कैल्शियम कार्बोनेट का। तो मान लेते हैं कि हम x ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट लेते हैं, ठीक है। तो x ग्राम में कैल्शियम कार्बोनेट के मोल कितने होंगे? तो x डिवाइडेड बाय इसका मोलर मास, जो कि आएगा कैल्शियम का 40, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16, 16 इंटू 3 विल बी 48, तो ये आ जाएगा 100 ग्राम पर मोल। तो x ग्राम डिवाइडेड बाई 100 ग्राम पर मोल, तो ये आ जा रहा है कितना? ये आ जा रहा है x अपॉन 100 मोल, ठीक है। अब आगे बात करते हैं, ये तो कैल्शियम कार्बोनेट का मोल हो गया। तो अगर मैं मोल ऑफ ऑक्सीजन की बात करूं तो ये आ जाएगा x अपॉन 100 इंटू 3, ठीक है, क्योंकि एक कैल्शियम कार्बोनेट में 3 ऑक्सीजन है, ठीक है। तो ये आ गया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। अगर बात की जाए कि भाई एग्जैक्ट नंबर कितना हो जाएगा, तो एग्जैक्ट नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स गुने एवोगाड्रो नंबर, यानी 3x अपॉन 100 इंटू 6.022 इंटू 10 के पावर 23। ये 0.022 का भी अवॉइड कर रहा है, तो ये आ जाएगा कितना? 10 के पावर 21। इट विल बी 18x इंटू 10 के पावर 21, ठीक है, डन है। ये नंबर कितने के बराबर होना चाहिए? तो ये आना चाहिए था 1.2 इंटू 10 के पावर 24। तो अब इसे सॉल्व किया जाए तो ये आ जाएगा कितना? 1 पॉइंट सॉरी हाँ 1.8 लिख लेते हैं। x इंटू 10 के पावर 22 इज इक्वल्स टू 1.2 इंटू 10 के पावर 24। x की वैल्यू आएगी 1.2 इंटू 10 के पावर 24 डिवाइडेड बाई 1.8 इंटू 10 के पावर 22, तो ये आ जाएगा 100, दैट वुड बी 12 अपॉन 18 इंटू 100। तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 2 अपॉन 3, यानी 66.66 ग्राम। सिंपल। चलिए आगे बढ़ेंगे। तो ये था फॉर्म बेस्ड अपॉन दीज टू फॉर्मूलाज, एक ये और दूसरा ये मोल का ही फॉर्मूला हुआ। अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं गैसियस सिस्टम। एक एक करके इसके पॉइंट्स को अच्छे से समझते चलेंगे। देखिए गैसियस सिस्टम हम लोग कहते किसको? तो लेट अस अंडरस्टैंड इट। गैसियस सिस्टम का मतलब है एक कंटेनर हो जैसे, ठीक है, और इस कंटेनर के अंदर हमारे पास गैस के मॉलिक्यूल्स हो। कंटेनर के अंदर क्या हो? गैस के मॉलिक्यूल्स, गैस मॉलिक्यूल्स हो।
ये गैस मॉलिक्यूल्स जो होंगे इन अ स्टेट ऑफ कांस्टेंट रैंडम मोशन होंगे, इन अ स्टेट ऑफ कांस्टेंट रैंडम मोशन होंगे। तो ये इधर से उधर से इधर भागते रहेंगे, ठीक बात है, डन है। अब ये गैस मॉलिक्यूल जब इधर से उधर भागते रहेंगे तो ये क्या करेंगे, ये गैस मॉलिक्यूल्स कंटेनर के वॉल के ऊपर चारों तरफ टकराएंगे तो एक प्रेशर एक्सर्ट करेंगे चारों तरफ, ऊपर नीचे दाएं बाएं सब तरफ। तो ये गैस मॉलिक्यूल अप्लाइज यूनिफॉर्म प्रेशर इन ऑल डायरेक्शन। ये क्या करते हैं, यूनिफॉर्म प्रेशर लगाते हैं सभी डायरेक्शन में, ठीक है, डन। अब गैस मॉलिक्यूल्स जो होते हैं इनकी डेंसिटी बहुत लो होती है, डेंसिटी इज वेरी लो, मतलब गैसेस की डेंसिटी, बेसिकली गैसेस की डेंसिटी, गैस का जो डेंसिटी होता है वो लो होता है। फिर ये गैसेस हाईली कंप्रेसिबल होते हैं, आर हाईली कंप्रेसिबल। फिर अगला पॉइंट याद रखेंगे कि गैस मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो जितना बड़ा कंटेनर लिया जाए उतने में फैल जाते हैं, यानी वॉल्यूम जो इनका डिफाइन होता है वो इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कंटेनर होता है। मतलब जितना बड़ा डब्बा होगा गैस के मॉलिक्यूल उतने बड़े डब्बे में वॉल्यूम ऑफ पूरे कंटेनर में फैल जाएंगे, ठीक है। चलो जी, यहां तक बातों को समझ लिया हमने। अब गैसियस सिस्टम के लिए अगर हम लोग बात करें, यानी गैस मॉलिक्यूल्स के लिए अगर हम लोग बात करें कि इनके कौन कौन से प्रॉपर्टीज हम लोगों को पता होने चाहिए, तो एक गैसियस सिस्टम के स्टेट को बताने के लिए, यानी स्टेट की स्टेट का मतलब है यहाँ पर में अवस्था, अ, है ना, इसका मतलब है, इसको ऐसे ही लिख देते हैं, स्टेट का मतलब है अवस्था। तो ये क्या होता है, ये बताने के लिए कौन कौन से वेरिएबल्स चाहिए, तो प्रेशर चाहिए, वॉल्यूम चाहिए, मोल्स चाहिए और टेम्परेचर चाहिए। ये अगर चार वेरिएबल्स अपने को पता है, गैसियस सिस्टम के ये चार प्रॉपर्टीज अगर अपने को पता है, देन वी कैन से कि हाँ हम लोगों को गैसियस सिस्टम का सारा जानकारी पता है। इसे इन्हें कहते हैं, दीज आर कॉल्ड एज स्टेट वेरिएबल्स। क्या बोलेंगे इन्हें, तो these are called as state variables. What are state variables? तो these variables tells us about the current अवस्था यानी स्टेट ऑफ अ गैसियस सिस्टम। एक गैसियस सिस्टम का अभी क्या हाल है, अभी क्या उसका हालत है, ये बताने के लिए, जैसे अगर हम बोले कि हमको भूख लगा हुआ है, हम मेरा सर दर्द कर रहा है या मेरा बीपी बहुत हाई है, मान लेते हैं, ये सब क्या है, कंडीशंस है, ये मेरे स्टेट को बताते हैं, ये मेरे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो मेरे स्टेट को, अवस्था को बताते हैं कि अभी सर का अवस्था क्या है, ठीक बात है। तो हालांकि ये अवस्था नहीं है ना, तो फिर भी अवस्था क्या है ये बताने के लिए कुछ तो पैरामीटर्स होते हैं ना। तो ठीक ऐसे ही गैसियस सिस्टम के बारे में बताने के लिए भी कुछ पैरामीटर्स होते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल प्रेशर होते हैं, वॉल्यूम होता है, टेम्परेचर होता है, एक्सेट्रा, ठीक बात है। तो अगर इनके बारे में हम लोग जानते हैं तो हम लोग एक गैसियस सिस्टम के स्टेट के बारे में जानते हैं। चलिए अब आगे बढ़ेंगे इसके बाद। अब इन गैस यस ये जो वेरिएबल्स हैं यानी पी वी एन टी, इनको आपस में लिंक किया जाता है, तो दे आर इंटर रिलेटेड विद ईच अदर, they are interrelated to each other with the help of गैस लॉज। किनके मदद से, तो गैस लॉज के मदद से। गैस लॉज बेसिकली क्या होते हैं, लॉज होते हैं जो कि रिलेट करते हैं, को रिलेट बिटवीन टू स्टेट वेरिएबल्स कीपिंग टू अदर कांस्टेंट, कीपिंग टू अदर्स कांस्टेंट। मतलब क्या हुआ इसका, गैस लॉज बेसिकली सेट ऑफ लॉज हैं, दो चार लॉज हैं, जो कि गैसियस सिस्टम में ये जो प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर और मोल्स हैं, इनको आपस में कनेक्ट करते हैं, लिंक करते हैं, यानी किन्हीं दो वेरिएबल्स के बीच में रिश्ता बताते हैं और बाकी दो को कांस्टेंट मान करके, ठीक है, दो को कांस्टेंट मानते हैं, दो के बीच में रिलेशन बताते हैं, डन है एकदम। अब आगे समझते हैं।
इनमें जो सबसे पहला लॉ है उसे कहते हैं हम लोग, गैस लॉज का जो सबसे पहला लॉ है दैट इज बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ का कहना है अकॉर्डिंग टू इट, फॉर अ गैसियस सिस्टम, फॉर अ गैस at constant temperature, the volume occupied by the gas is directly proportional to sorry डायरेक्टली नहीं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ये is inversely proportional to pressure of the gas, pressure of the gas or pressure applied on the gas। अब इसका मतलब समझते चलते, अप्लाइड ऑन दी गैस, क्या मतलब हुआ इसका? इसका सिंपल मतलब यही है कि अगर मान लें कि कोई गैस है, ठीक है, कोई गैस है और उस गैस का, सॉरी चेंज हो गया, हाँ कोई गैस है और उस गैस का टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट है, टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट है, तो उस गैस का जो वॉल्यूम होगा वो उस पे लग रहे दबाव बल यानी प्रेशर के सीधा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। यानी कि अगर हम लोग ऐसे कहें कि प्रेशर अगर बढ़ा दिया जाए, प्रेशर अगर बढ़ा दिया जाए तो वॉल्यूम घट जाएगा, या प्रेशर अगर घटा दिया जाए तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा। यानी ये दोनों एकदम ऑपोजिट रिलेशन में चलते हैं। अब इसको आप ऐसे इमेजिन कर सकते हैं कि एक पिस्टन वाला कंटेनर है, एक ये पिस्टन लगा हुआ कंटेनर है, पिस्टन समझते हैं आप लोग, एक गैसियस सिलेंडर होता है और एक गैस सिलेंडर में क्या होगा कि एक गैस सिलेंडर है, गैस का मतलब एक सिलेंडर है, उसके अंदर गैस भरा हुआ है और ऊपर एक डिस्क जैसा लगा हुआ होता है पूरा बंद, जो कि अंदर बाहर जा सकता है, इसे पिस्टन कहते हैं, ठीक है। अब मान लेते हैं कि इसके अंदर कोई गैस, लेट अस सपोज कि इसमें गैस है, गैस ए, तो गैस ए के मोल्स हैं कुछ N1 और कुछ टेम्परेचर है T, कुछ वॉल्यूम है V1 और कुछ प्रेशर है P1, ठीक है। अब हम लोग क्या करें कि ऊपर से प्रेशर को इंक्रीज कर दें, क्या करें, प्रेशर को इंक्रीज कर दें, तो क्या होगा कि बेसिकली ये जो है ये जो है पिस्टन जो है ये नीचे की ओर जाएगा, पिस्टन क्या होगा, ये पिस्टन नीचे की ओर झुकेगा, और पिस्टन जैसे नीचे जाएगा तो क्या होगा कि वॉल्यूम जो है वो कम होगा, पिस्टन नीचे जाएगा, ये थोड़ा ऊपर ही बन गया है ना, इसको नीचे ले जाते हैं, पिस्टन विल गो डाउन, ये कुछ ऐसा हो गया। मोल्स तो उतने ही हैं जितने पहले थे, लेकिन उतने ही दूर में इतना सारा गैस है, तो मतलब इसको ऐसे इमेजिन करें कि गैस तो उतना ही है जितना पहले था, लेकिन पहले जगह ज्यादा था, प्रेशर लगाएं तो क्या होगा, वॉल्यूम कम हो जाएगा। तो यहाँ दिखाई भी दे रहा है, मान लेते हैं टेम्परेचर वही है टी पुराना जितना ही, और नंबर ऑफ मोल कितना है उतना ही है, मोल तो कंजर्व्ड है, तो वो पता भी चल रहा है, फॉर अ गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर, फॉर अ, इसको और बेहतर लिखे तो लिखा जाता है गिवन अमाउंट ऑफ गैस, क्या बोलते हैं, गिवन अमाउंट ऑफ गैस, फॉर अ गिवन अमाउंट ऑफ गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर, टेम्परेचर पहले भी टी था और अभी भी टी है, तो ये क्या हो गया, टेम्परेचर इज कांस्टेंट। तो गिवन अमाउंट का मतलब है पहले भी N1 मोल था, बाद में भी N1 मोल है, ठीक है। तो अगर मान लेते हैं पहले प्रेशर P1 था और ऊपर से प्रेशर को बढ़ाया गया और अंदर प्रेशर P2 हो गया है, P2 हो गया है, तो वॉल्यूम जो है वो V2 हो गया होगा। यानी अगर प्रेशर पहले के मुकाबले ज्यादा हो चुका है तो वॉल्यूम पहले के मुकाबले कम हो चुका है, इस बात को समझ लेंगे। और ये कहता है बॉयल्स लॉ कि सुनो, ये जो वॉल्यूम होता है ये प्रेशर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, बशर्ते आपने टेम्परेचर ना बदला हो, बशर्ते आपका मोल्स या तो ना लीक कर रहा हो, ना प्रोसेस के दौरान यू हैव एडेड सम एक्स्ट्रा मोल्स, आपने मोल्स ऐड भी नहीं किया है, तो ये वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। अब जैसा कि हम लोग जानते हैं जब भी एक प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटता है तो एक कांस्टेंट आता है, तो k अपॉन p, आगे चल के पढ़ेंगे कि इस कांस्टेंट की वैल्यू क्या है, फिलहाल इसको k ही बोलते हैं। तो इससे एक बात समझ में आया कि p इंटू भी इज इक्वल्स टू कांस्टेंट,
प्रेशर इनटू वॉल्यूम इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। इसमें आप समझिए कि यहाँ N1 मोल था, यहाँ भी N1 मोल था, यानी मोल्स इज कांस्टेंट। यहाँ T टेम्परेचर था, यहाँ भी T टेम्परेचर है, यानी टेम्परेचर इज आल्सो कांस्टेंट। इसका मतलब अगर इसी सिस्टम के लिए हम बात करें तो पहले पहले वैल्यूज रही होंगी P1 और V1, तो P1 V1 बराबर कांस्टेंट, और यहाँ P2 V2 बराबर कांस्टेंट। क्योंकि यहाँ दिख रहा है कि कांस्टेंट जो है वो N1, और इधर भी N1, इधर T तो इधर भी T, तो ये कांस्टेंट भी इधर अगर K है तो इधर भी K ही होगा। यानी कि इस हिसाब से हम लोग बोल सकते हैं देयरफॉर P1 V1 is equals to P2 V2। दिस इज कॉल्ड बॉयल्स लॉ। वी कॉल दिस लॉ एज बॉयल्स लॉ। ठीक है, डन है। आगे समझते हैं। तो अभी तक हम लोग क्या क्या समझे कि अगर एक कंटेनर में गैस है, अगर एक कंटेनर में गैस है, उसमें नंबर ऑफ मोल्स फिक्स्ड है, ना बढ़ेंगे ना घट रहे हैं, टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो अगर उस पर प्रेशर बढ़ाया जाए तो उसका वॉल्यूम कम होता है। यानी प्रेशर एंड वॉल्यूम आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। अब एक बात और सीखिए, हियर इट इज रिटन कि वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर ऑफ द गैस और प्रेशर अप्लाइड ऑन द गैस। अब ये बातें बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो प्रेशर गैस पे लगाया जाता है, अल्टीमेटली जैसे गैस पे प्रेशर लगाया जा रहा है तो गैस क्या हो रहा है, दब रहा है। यानी कि मॉलिक्यूल्स तो उतरे ही हैं, पहले ज्यादा जगह में थे अब कम जगह में है, तो वो ज्यादा जल्दी टकराएंगे। यानी क्या होगा कि प्रेशर बढ़ने लगे। यानी अगर प्रेशर अप्लाइड ऑन द गैस, मतलब जितना गैस के ऊपर प्रेशर लग रहा है वही बाद में गैस का प्रेशर भी बन जाता है। यानी गैस का प्रेशर बढ़ते उतना ही हो जाता है। तो याद रखेंगे, प्रेशर ऑफ द गैस या प्रेशर अप्लाइड ऑन द गैस, क्योंकि प्रेशर अप्लाइड ऑन द गैस ही असल में बाद में प्रेशर ऑफ द गैस भी बन जाता है, क्योंकि गैस का प्रेशर भी आस्ते आस्ते समय के साथ बढ़ता है, प्रेशर लगाने पे बढ़ता है। ठीक है, डन। अब आगे समझना है एक पॉइंट को, वो ये जो प्रोसेस हो रहा है ये कांस्टेंट टेम्परेचर पे हो रहा है, और कांस्टेंट टेम्परेचर के प्रोसेस को वी कॉल आइसोथर्मल प्रोसेस। क्या बोलते हैं, आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल वर्ड का मतलब होता है जब टेम्परेचर कांस्टेंट हो, टेम्परेचर क्या हो, कांस्टेंट हो, इट इज कॉल्ड आइसोथर्मल। कलर बदल लेते हैं, थोड़ा सा विजिबल कम है। ये क्या है, टेम्परेचर इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, दिस इज कॉल्ड आइसोथर्मल। आइसो प्रोसेस। ठीक है, डन। आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद बात करेंगे हम लोग इसी इक्वेशन पे, इसी के इक्वेशन पे क्या कुछ क्वेश्चंस भी बन सकते हैं सर? हाँ बिल्कुल बनते हैं। जैसे P1 V1 इज इक्वल्स टू P2 V2, ये कांस्टेंट है, तो अगर मैं आपसे सवाल पूछूं फॉर एग्जांपल, if at constant temperature if at constant temperature 2 moles of a gas is compressed such that its volume decreases by 25%, find the percentage increase in its pressure। बात को समझेंगे कि क्वेश्चन कह रहा है कि अगर मान लेते हैं हम लोग किसी गैस को कंप्रेस करते हैं, और कंप्रेस ऐसा करते हैं कि उस गैस का जो वॉल्यूम है वो 25% से कम हो जाता है, तो उसका प्रेशर कितने परसेंट से बढ़ जाएगा। हम लोग जानते हैं कि अगर वॉल्यूम को घटाया गया है तो प्रेशर बढ़ेगा, तो इनवर्स ही चलने वाला है। तो पी भी इज इक्वल्स टू P1 V1 इज इक्वल्स टू P2 V2। ठीक है, अब पहले प्रेशर अगर 100 था और वॉल्यूम भी अगर मान लेते हैं, चलो यूनिटरी मेथड के हिसाब से कि 100 था, तो बाद में वॉल्यूम कितना हो चुका है, 75%, कम हो चुका है 25%। तो P2 कितना हो चुका है, तो अभी P2 की वैल्यू निकल करके आएगी कितनी, तो ये 3 ये 4, तो ये नियर अबाउट 400/3। ठीक है, लीटर। पहले था 100, तो मतलब पहले था प्रेशर 100 अगर, तो बाद में हो गया 400/3, ये बढ़ गया 133 हो गया। तो अगर इंक्रीज की बात की जाए कि इंक्रीज कितना है, तो चेंज इन प्रेशर कितना है, तो चेंज इन प्रेशर है
ये तो आ रहा है कितना 133.33, 133 है ना, 13, हाँ 133.33, और पहले था 100, तो इंक्रीज है 33.33 अपॉन ओरिजिनल इंटू 100, अपॉन ओरिजिनल इंटू 100, तो कितने परसेंटेज का इंक्रीज है, तो आंसर कहलाएगा 33.33% का इंक्रीज है। तो ये कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी बन सकते हैं, या फिर क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है, लेट अस टेक अनदर क्वेश्चन। क्वेश्चन कुछ ऐसा कि इफ द वॉल्यूम of a gas changes from 200 ml to मान लेते हैं 750 ml at constant temperature, find the initial pressure if its final pressure is 2 atm। ठीक है, ये सवाल, चलिए सॉल्व किया जाए इसे। ये बोलता है क्या कि अगर मान लेते हैं इनिशियल वॉल्यूम जो है वो 200 ml है, ठीक है, और इनिशियल प्रेशर जो है वो नहीं पता, वो पूछ रहा है, और बोलता है कि फाइनल वॉल्यूम जो है वो 750 ml है, यानी बढ़ा है, तो वॉल्यूम अगर बढ़ा है तो प्रेशर जरूर घटा होगा, और फाइनल प्रेशर है 2 एटीएम, यानी पहले का प्रेशर 2 एटीएम से ज्यादा होगा। तो अब हम लोग लिखेंगे P1 V1 इज इक्वल्स टू P2 V2, तो 200 इंटू P1 इज इक्वल्स टू 750 इंटू 2, तो ये आ जाएगा P1 इज इक्वल्स टू इट वुड बी 1500 अपॉन 200, यानी 7.5 एटीएम। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू कि ये 7.5 एटीएम आएगा। ठीक है, चलिए, तो दिस वाज बॉयल्स लॉ, ये था बॉयल्स लॉ। अब हम लोग बॉयल्स लॉ के ग्राफ के बारे में बात कर लेते हैं। अगर ग्राफिकली इसे रिप्रेजेंट किया जाए तो हम लोग ऐसे समझ लें कि प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में अगर एक ग्राफ बनाए, प्रेशर और वॉल्यूम के, अच्छा ये सारी बातें मैं आपको अभी ही बता दिए दे रहा हूँ, बट इफ यू आर स्टडिंग फॉर जेई एडवांस या जेई मेंस, तो आपको ये सारी बातें फिर गैसियस स्टेट में भी पढ़ने को मिलेंगी। देयर ऑल्सो आई विल रिपीट ऑल दीज थिंग्स, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। इफ आई वांटेड तो आपको मैं मोल के फॉर्मूलाज, थर्ड फॉर्मूला सिंपली ऐसे लिख देता है, बहुत लोग पढ़ाते हैं तो लिख भी देते हैं कि वॉल्यूम अपॉन 22.4 लीटर, वॉल्यूम अपॉन 22.7 लीटर, एसटीपी एनटीपी, ये एक मोल का वॉल्यूम होता है, ऐसा रटवा दिया जाता है। उसका क्या लॉजिक है, कैसे आता है, उसके लिए एक आइडियल गैस इक्वेशन सीखना होता है, या आइडियल गैस इक्वेशन भी रटा दिया जाता है, पीवी इक्वल्स टू एनआरटी। तो बहुत सिंपल है, मतलब 20-20 मिनट के लेक्चर्स लगेंगे, अगर आप देखेंगे तो एक एक लॉ है, 4 लॉज है, 4 लॉज पढ़ लेते हैं तो बहुत इजीली आपको समझ में आ जाएगा कि मोल के तीसरे फॉर्मूले तक हम लोग पहुंच कैसे रहे। उससे बहुत से टॉपिक जो इसी चैप्टर में पढ़ने हैं, जैसे वेपर डेंसिटी एक्सेट्रा, ये सारी बातें आपको बहुत इजीली ग्रैप्स होंगी। ठीक बात है, चलो तो फिर आगे बढ़ते हैं। अब बॉयल्स लॉ के ग्राफ को अगर देखा जाए तो हाँ, जो लोग जेई एडवांस जेई मेंस के लिए पढ़ेंगे, मेंस के लिए तो गैसियस स्टेट नहीं है वैसे सिलेबस में, बट फिर भी एडवांस के लिए अगर बात की जाए तो एडवांस में गैसियस स्टेट सिलेबस में है, एनसीईआरटी से हट चुका है, तो उसमें ये सारी बातें पढ़ने को मिलती हैं। अगर आपके मन में है कि अगर हम नहीं भी पढ़े तो क्या चल जाएगा सर, तो नहीं, नहीं चलेगा, आपको पढ़ना तो पड़ता ही है। जैसे अगर आप नीट के भी स्टूडेंट्स हैं तो भी आपको थर्मोडायनेमिक्स में केटीजी के पास ये चीजें पढ़ने को मिल जाती हैं। फिर गैसियस स्टेट हट जाने से थोड़ा बच्चों को प्रॉब्लम होता है कि ये वाली चीजें थर्मोडायनेमिक्स में उतना बेसिक से नहीं पढ़ाया जाता है कई जगह। बात समझ में आया? तो चलो, विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट अस कंटिन्यू। बॉयल्स लॉ, तो बॉयल्स लॉ में ग्राफ बता रहे हैं हम लोग, तो पीवी इज इक्वल्स टू क्या है, कांस्टेंट है, तो पीवी अगर कांस्टेंट है, प्रेशर इनटू वॉल्यूम अगर कांस्टेंट है, तो इसे ऐसे लिख सकते हैं पीवी इज इक्वल्स टू के, तो पीवी के बराबर है। तो अगर प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में अगर ग्राफ बनाएंगे तो y इज इक्वल्स टू के अपॉन एक्स, यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x, अगर x की वैल्यू बढ़ेगी तो y की वैल्यू घटेगी। ये एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनाता है, ये कुछ इस तरीके से होता है। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से होता है। ठीक है, अब आगे समझेंगे बात को। ये पूरा जो है ये T1 टेम्परेचर पे बनाया गया है, मतलब अगर मान लेते हैं कि ये जो पिस्टन फिटेड कंटेनर का एक्सपेरिमेंट था, ये कुछ ऐसा था कि अंदर गैस है, ठीक है, अंदर क्या है, गैस, और ये गैस को क्या किया गया,
फैलने के लिए छोड़ दिया गया, यानी ऊपर से प्रेशर को कम किया गया, तो क्या होगा, वॉल्यूम बढ़ेगा। और वॉल्यूम बढ़ेगा तो इसको ज्यादा जगह मिलेगा। आपको दिख भी रहा है कि इधर लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं हम लोग एक्स एक्सिस पे, तो वॉल्यूम बढ़ रहा है। अब वॉल्यूम बढ़ रहा है तो क्या होगा, जगह को ज्यादा जगह मतलब गैस को ज्यादा जगह मिलेगा, ज्यादा जगह मिलेगा तो प्रेशर घट जाएगा। तो अगर यहाँ वॉल्यूम V1 था तो यहाँ का वॉल्यूम जो V2 है वो पहले के मुकाबले ज्यादा है। तो अगर यहाँ प्रेशर P1 था तो यहाँ का जो प्रेशर होगा P2 वो पहले के मुकाबले काफी कम होगा। ठीक है। अब ऐसा समझ लें कि ये पूरे प्रोसेस के दौरान तो टेम्परेचर क्या रहता है, कांस्टेंट। तो अगर हम बोले T1 टेम्परेचर रखे हैं 300 केल्विन पे, ये पूरा एक्सपेरिमेंट करवा रहे हैं, मोल्स भी क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। ठीक है, ये मोल्स तो ऐसे भी ज्यादातर प्रोसेस में कांस्टेंट ही रहते हैं, मतलब जितना भर दिया गया उतना फिक्स्ड रहता है, ना लीक करता है ना एक्स्ट्रा ऐड किया जाता है। ठीक है, अब समझना है बात को। मान लेते हैं इस पूरे एक्सपेरिमेंट को एक अलग टेम्परेचर T2 टेम्परेचर पे करवाया जाए, तो ग्राफ कुछ इस तरीके से बनता है। ये T2 टेम्परेचर हुआ। अगर मान लेते हैं T3 टेम्परेचर पे करवाया जाए तो एक ग्राफ कुछ इस तरीके का बनता है। याद रखेंगे, यहाँ पर मैं ये जो T2 है, T1 है और T3 है, इनके बीच एक रिलेशन होता है कि ये जो अगर देखा जाए T3 सबसे बड़ा होगा, T2 उससे छोटा होगा, T1 सबसे छोटा होगा। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से होगा। अब इसको चेक कैसे किया जाता है बेसिकली, तो अगर हम लोग इसको देखें तो इसको चेक करने का तरीका ये है कि अगर मान लेते हैं कि यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करें, तो हम लोग ये देखेंगे कि तीनों के लिए प्रेशर तो सेम हो गया, लेकिन इसके लिए वॉल्यूम है V1, इसके लिए वॉल्यूम है V2, जबकि इसके लिए वॉल्यूम है V3। ठीक है, अब क्या है कि V3 जो है वो सबसे ज्यादा है, V2 उससे कम है, V1 उससे कम है। ठीक है, ये वॉल्यूम की वैल्यूज। ठीक, V2 V3 V2 से कम है, V2 V1 से कम है। डन। अब आगे समझने वाला बात यह है कि प्रेशर तो सबके लिए सेम है, प्रेशर सबके लिए सेम है, तो वॉल्यूम किसका ज्यादा होगा, जिसका टेम्परेचर कम होगा या जिसका टेम्परेचर ज्यादा होगा। फिर से सवाल समझ, वॉल्यूम V3 T3 के कॉरस्पॉन्डिंग है, आप देख पा रहे हैं वॉल्यूम V3 असल में T3 के कॉरस्पॉन्डिंग है, V2 असल में T2 के कॉरस्पॉन्डिंग और V1 असल में T1 के कॉरस्पॉन्डिंग है। तो प्रेशर तो तीनों के लिए सेम हो गया, तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि वॉल्यूम जो है वो किसका ज्यादा होगा, जिसका टेम्परेचर कम होगा या जिसका टेम्परेचर ज्यादा होगा। तो आपको समझ में आना चाहिए, थोड़ा सा बेसिक आइडियोलॉजी से भी अगर आप समझे, आईक्यू से भी समझे, कि अगर हम गैसेस को हीट कर रहे हैं तो ही उसका वॉल्यूम ज्यादा होता है, यानी हाइयर टेम्परेचर पे गैस एक्सपेंड कर। तो अगर V3 T3 के कॉरस्पॉन्डिंग है तो T3 सबसे ज्यादा होना चाहिए, V2 T2 के कॉरस्पॉन्डिंग है तो वो कम होना चाहिए, और T1 जो है वो सबसे कम होना चाहिए, क्योंकि V1 सबसे कम है। इस तरीके से इस बात को हम लोग रिलेट कर सकते हैं। बाकी आई विल बी एबल टू टेल दीज थिंग्स टू यू इन बेटर डिटेल्ड मैनर, वो भी मैं समझा दूंगा आगे। फिलहाल के लिए इतना आप याद, और आगे समझते हैं। इस ग्राफ को हम लोग आइसोथर्म कहते हैं। This graph is called as, what we call this graph as, we call it isotherm. Now what is isotherm? Isotherm का मतलब है टेम्परेचर कांस्टेंट। इसका मतलब है यहाँ भी टेम्परेचर T3 होगा, यहाँ भी T3 होगा, यहाँ भी T3 होगा, यहाँ भी T3, यहाँ भी T3, मतलब पूरे लाइन में कहीं भी आप पकड़ लीजिए तो टेम्परेचर की वैल्यू फिक्स्ड रहने वाली है, कितना, तो T3। डन है, आगे समझते हैं। अब इसके बाद ये हो गया आइसोथर्म कहलाता है। अब दूसरी बात ये कि ये जो ग्राफ है इसी को ऐसे भी दिखाया जा सकता है, प्रेशर वर्सेस 1/वॉल्यूम। तो हम लोग पढ़ के रखे हैं कि P इज इक्वल्स टू K बाई भी, यानी P इज इक्वल्स टू K इंटू 1/v। ये है x एक्सिस पे, ये है y एक्सिस पे। तो क्या इक्वेशन मिला, y इज इक्वल्स टू kx, जो कि आप अगर आप देखिए तो y इज इक्वल्स टू mx वाले इक्वेशन पे फिट। फिजिक्स में आई होप आप पढ़ भी रहे होंगे कहीं ना कहीं, तो वहां पर मैं आपको मिल रहा होगा स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन y इज इक्वल्स टू mx प्लस c, है ना ये। अदरवाइज व्हाट आई विल डू इज दैट आई विल टीच यू एंटायर ग्राफ वाला चीज भी आपको मैं बता दूंगा, बट इट विल रिक्वायर वन वीडियो लेक्चर, तो आई विल प्लान इट आउट कि अगर करना है तो आई विल टीच यू द ग्राफ वाला पोर्शन भी। ठीक है, चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। तो y इज इक्वल्स टू mx प्लस c में c का वैल्यू 0 है, तो ग्राफ कुछ इस तरीके का एक स्ट्रेट लाइन। अगर मान लेते हैं कि ये स्ट्रेट लाइन, ये पूरा एक्सपेरिमेंट T1 टेम्परेचर पे करवाया गया है, और एक और
एक और अगर देखा जाए, लाइन बनाया जाए T2, तो अब पूछा जाए कि कौन सा टेम्परेचर ज्यादा है, T1 या T2, तो कैसे कंपेयर करेंगे इसे? कंपेयर करने का वही तरीका अपनाना है, यहाँ से एक डैश्ड लाइन बनाएंगे, इसको नीचे प्लॉट करेंगे यहाँ, इसको नीचे प्लॉट करेंगे यहाँ। दोनों के लिए प्रेशर का वैल्यू तो सेम हो गया, T1 के लिए 1/V1, T2 के लिए 1/V2। अब 1/V2 जो है वो 1/V1 के मुकाबले ज्यादा वैल्यू, तो अगर ये ज्यादा है तो हम बोलेंगे V1 का वैल्यू V2 से ज्यादा हो, क्योंकि रेसिप्रोकल में उल्टा हो जाएगा ना वैल्यू। 1/V2 अगर ज्यादा है 1/V1 से, तो V1 की वैल्यू ज्यादा होगी V2 से। तो अगर V1 ज्यादा है तो ये वॉल्यूम कब ज्यादा होगा? जब टेम्परेचर ज्यादा होगा। तो V1 कॉरेस्पॉन्डिंग है T1 के और V2 कॉरेस्पॉन्डिंग है T2 के, है ना? ये T2 और T1 के ही हिसाब से बनाया गया है, तो हम लोग क्या बोलेंगे? तो इस हिसाब से हम लोग बोल सकते हैं कि T1 इज ग्रेटर देन T2। ठीक बात है, T1 इज ग्रेटर देन T2। क्लियर एकदम? यहां तक आपको बात समझ में आ गई होगी। सो दिस इज अनदर, इसको भी क्या बोलेंगे? आइसोथर्मी बोलेंगे। दिस वुड आल्सो बी कॉल्ड एज, वी विल आल्सो कॉल इट आइसोथर्मी। ठीक है, तो ग्राफ समझे हम लोग, इसके पहले लॉ का इक्वेशन समझे, कुछ क्वेश्चंस किए इस पे, लॉ क्या है वो समझे गैसियस सिस्टम। ठीक है, गैसियस सिस्टम का मतलब क्या है, उसके कुछ गैस के कॉमन प्रॉपर्टीज क्या क्या होते हैं वो समझे यहाँ पर मैं। अच्छा, हेवीएस्ट गैस कौन है? जेनॉन। लाइटेस्ट गैस कौन है? हाइड्रोजन। हीलियम नहीं है, लेकिन हीलियम को वेदर बलून्स में यूज किया जाता है। क्यों? क्योंकि हीलियम इनर्ट नेचर का होता है, हाइड्रोजन कंबस्टिबल गैस होता है, तो ऊपर जाएगा तो आग पकड़ लेता है ना? तो ये सब कुछ बातें हैं। और गैस लॉज के बाद वी विल डील विद चार्ल्स लॉ, दैट वी विल टेक अप इन आवर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। दैट इज इट फॉर टुडे, अदरवाइज द वीडियो विल गेट अ बिट लॉन्गर। अगले वीडियो में हम लोग दो लॉज पढ़ेंगे, चार्ल्स लॉ, एमंटोन्स लॉ। उसके अगले वीडियो लेक्चर में आई विल कंप्लीट द आइडियल गैस इक्वेशन, और उसके बाद थर्ड वीडियो लेक्चर में ही थर्ड फॉर्मूला फॉर द कैलकुलेशन ऑफ मोल में बढ़ेंगे। तो एक आधा वीडियो लेक्चर ज्यादा लग रहा है, बट यू बिलीव ऑन मी कि अगर आप इसको किसी भी चैप्टर को आप पढ़ते हैं और बहुत अच्छे कंसेप्चुअली स्ट्रांग हो जाते हैं, मतलब एकदम कोर ऑफ द केमिस्ट्री को पकड़ते हैं, तो यू विल बी एबल टू डील विथ द फर्दर टॉपिक्स इन एन इजी मैनर। आपको बहुत आसान लगेगा, आगे के चैप्टर्स बहुत आसान हो जाएंगे आपके लिए। ये अभी पहला चैप्टर आपके फाउंडेशंस को लेकर है ना, ये फाउंडेशंस लेकर था। अगर आपका पहला चैप्टर बहुत स्ट्रांग है, अगर आपके मोल्स के कंसेप्ट बहुत अच्छे हैं, तो आगे के चैप्टर्स में आपको बहुत मदद मिलेगी। सो दैट इज इट फॉर टुडे, we'll meet you we will meet in the next video lecture. That is it for today. See you, bye.